ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉर्बिडिटी कोड्स इन ICD-11। क्या है न्यूज़? WHO ने डेवलप किया है क्लासिफिकेशन सीरीज़ जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, शॉर्ट में कहते हैं ICD। तो ये जो ICD है जिसके अंदर डिजीजेस को क्लासीफाई करता है WHO और उसको कोड देता है। मान लीजिए कि एक बीमारी है TB, तो TB को एक कोड दे दिया जाएगा 12। तो अगर TB को कोई और भाषा में कुछ और चीज़ बोलते होंगे तो सब का कोड हो जाएगा 12। उससे क्या फ़ायदा होगा? दुनिया में जो भी देश है वो 12 नंबर का कोड देखेगा तो उस हिसाब से उसको अलग अलग देशों का प्रक्रिया मिलेगा जिससे कि वो बीमारी ठीक हो सकता है कि आयुर्वेदा अलग तरह से ठीक करता हो, यूनानी अलग तरह से ठीक करता हो और मॉडर्न मेडिसिन अलग तरीके से ट्रीट करता हो। तो जब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि इस कोड से ये मेडिसिन है तो हम लोग को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए WHO क्या करता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस के अंदर डिजीज़ेस को कोड में बिठाता है। तो इस बार आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी का जो भी बीमारी सब आता है उस बीमारी को एक कोड दिया गया है ICD-11 में। इसको एक बार और आप पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। स्टार्टअप्स फॉर रेलवे इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 23 प्रोजेक्ट अवार्ड किया है और इसका वैल्यू कितना है 43.87 करोड़। इसका मतलब लगभग 43 करोड़ का वैल्यू का 23 प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस इनिशिएटिव के अंदर, स्टार्टअप्स फॉर रेलवे इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव आखिर है क्या? इस इनिशिएटिव से जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, MSME है, इनोवेटर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप लोग रेलवे के लिए कुछ स्टार्टअप करिए। ये स्टार्टअप का जो भी IPR होगा वो आपका ही होगा। 2022 में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। SBI का एक प्रोडक्ट है स्वयं सिद्धा। इस प्रोडक्ट को बनाया गया था SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन लोगों के लिए, और इसके वजह से SBI ने डे NRLM के साथ एक MOU साइन कर लिया जिसमें कि वो यही स्वयं सिद्धा दे पाएगा रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, क्योंकि डे NRLM बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए। ये जो स्वयं सिद्धा है इसके अंदर क्या होता है, SBI 5 लाख तक का लोन बहुत इजीली दे देता है और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। एक बार रीड कर लें आप। ट्रेनिंग टूल किट फॉर SHG वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो डे NRLM है और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों ने मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ट्रेनिंग टूल किट चालू किया है। यह ट्रेनिंग टूल किट में क्या क्या होगा? पहले तो फाइनेंशियल एजुकेशन ये लोग देंगे एंटरप्रेन्योर्स को। फाइनेंशियल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है वो हम लोग सब जानते हैं। इससे और एक फ़ायदा होगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये लोन जब लेने जाएंगी फॉर्मल लोन्स तो इन लोगों को मिल पाएगा, फॉर्मल फाइनेंस ये लोग आराम से कर पाएंगी। ये जो ट्रेनिंग टूल किट है इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, ये सब उन लोगों को सीखने को मिलेगा। ये जो ट्रेनिंग टूल किट है ये कौन डेवलप किया है? ये डेवलप हुआ है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। कौन सा प्रोजेक्ट है? नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग टूल किट बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो फॉर्मल फाइनेंस मिल सके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को आसानी से, और दूसरा कि जब इतना सारा नॉलेज हो जाएगा तो वो अपना लाइवलीहुड मिशन पे काम कर सकेंगी। अपना एंटरप्रेन्योर्स है तो अपना कुछ जो भी इंटरप्राइज है, जो भी बिज़नेस है वो कर पाएंगी, तो बिज़नेस भी अच्छा हो पाएगा, फॉर्मल लोन्स कैसे लेना है वो भी सीख जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया पुणे में। किसके लिए? फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैसा एक्ट। पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1996। और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस होता है तो बहुत सारे इंसाइट्स, एक्सपीरियंसेस आते हैं जिससे कि चीज़ें आसान लगने लगती हैं। यहाँ पर 5 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन दिखाया, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब पैसा एक्ट को हम लोग समझते हैं। बेसिकली 5th शेड्यूल एरिया हम लोगों के देश में रहता है। 5th शेड्यूल एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं और उन लोगों के अलग प्रैक्टिसेस, अलग धारणाएं होती है और उन धारणाओं को हम लोगों को संभाल के रखना है। तो इस वजह से चूँकि हम लोगों के उन लोगों के प्रैक्टिसेस, उन लोगों के धारणाएं और उन लोगों को ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे एक्ट, कुछ ऐसे ऐसे एक्ट होते हैं जो उन पे हम लोग थोप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उस एरिया में, जैसे कि 5th शेड्यूल एरिया है, उस एरिया पे हम लोग कुछ प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं रखते हैं, उन लोगों को फ्री छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग पैसा एक्ट
को समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 पंचायत के बारे में बात करता है। तो पंचायत के बारे में जो बात करता है उसके लिए प्रोविज़न्स बने हुए हैं। तो पार्ट 9 में जो कि पंचायत के बारे में बात करता है, उसके जितने भी प्रोविज़न हैं वो सब एप्लीकेबल नहीं करते हैं 5th शेड्यूल एरिया में। क्यों? क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं और उनको डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए हम लोग ये जो भी रूल्स है, पार्ट 9 का जो भी प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं करते हैं 5th शेड्यूल एरिया में। तो बहुत दिन तक तो ऐसा हो नहीं सकता है, कभी ना कभी तो रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा, एक्ट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेबल करने के लिए ये एक्ट आया था, पैसा एक्ट। 10 स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरिया है। वो कौन कौन से 10 स्टेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें से 8 स्टेट में पैसा रूल्स को फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और 2 ऐसा स्टेट है, झारखंड और उड़ीसा, जहाँ पर पैसा रूल्स ड्राफ्ट तो किए गए हैं लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, हाल ही में इसका लास्ट डेट पोस्टपोन किया गया है, इसीलिए इसको समझ लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। जो भी मेधावी छात्र हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, जो कि क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप देता है। पर एनम 12,000 रुपया दिया जाता है और ये पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंटर देती है। 2008 में ये लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं 2021-22 से लेकर के 25-26 तक, और इसका टोटल एलोकेशन है 1827 करोड़। अब ये देख लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट को ये मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है। जिनका पेरेंट का इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा ना हो पर एनम, और वो क्लास 7 में, क्योंकि क्लास 8 में ड्रॉप आउट करता है तो क्लास 7 में 55% नंबर होना चाहिए, और SC/ST के लिए रिबेट है 5% का। और जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ना चाहिए या लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? NVS, केंद्रीय विद्यालय एंड रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है इसके लिए एलिजिबल। भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट किया था अंडर स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.2। इसका थीम था वेस्ट टू वेल्थ। किनको किनको अवार्ड मिला है वो देख लेते हैं। ऑल इंडिया क्लीन सिटी के अंदर रैंक 1 में है इंदौर, जो कि 6th टाइम के लिए हुआ, और सूरत, और तीसरा नंबर पे है नवी मुंबई। ऑल इंडिया क्लीन सिटी को देखें जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, रैंक 1 पे आया सासवाड़, फिर पाटन, फिर लोनावला। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड में देखा जाए तो मऊ है, जो कि MP में आता है, और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को दिया गया अवार्ड। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स रैंक 1 में वाराणसी, रैंक 2 में प्रयागराज। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रैंक 1 में महाराष्ट्र, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण था ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस सर्वे था। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है अटल सेतु, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। इसको हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। इसका टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर। ये 6 लेन का ब्रिज है, जिसमें से कि 16.5 किलोमीटर लेंथ जो है ओवर सी है और 5.5 किलोमीटर ऑन द लैंड है। टोटल कॉस्ट इसका लगा है 17,840 करोड़। 17 में खतरा, ब्रिज में तो हमेशा खतरा रहता है ना, इसीलिए 17 में खतरा, 17,000 का खर्चा इसमें लगा है। लोकेशन मुंबई या नवी मुंबई में है। इससे क्या हुआ कि जो मुंबई टू पुणे या मुंबई टू गोवा या मुंबई टू साउथ इंडिया ट्रैवल का टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग कोलकाता में हुआ है। तो पहले ये मीटिंग क्या है ये जानेंगे, और इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है ये जानेंगे। इनलैंड वाटरवेज का मतलब ये होता है कि देश के अंदर जितना भी वाटरवेज में कनेक्शन है उसके लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए मीटिंग करना। फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें चेयरमैन रहे सर्बानंदा सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। प्राइमरी फोकस ये था कि इस जो भी इनलैंड वाटरवेज है इसका डेवलपमेंट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें और इकोनॉमिक कॉमर्स को बूस्ट करें। ये मीटिंग में कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कि 45,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इसमें लगाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ है। 45,000 करोड़ में 35,000 करोड़ तो जो वेसल है वो सब बनाने में लग जाएगा। वेसल का मतलब जो स्टीमर वगैरह होता है उसको बनाने में लग जाएगा 35,000 करोड़, और 10,000 करोड़ हम लोग उसका स्टेशन जो होता है नहीं टर्मिनल, वो टर्मिनल बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा। और दूसरा है हरित नौका गाइडलाइंस भी इशू हुए। हरित नौका मतलब
हरा भरा नौका, ऐसा नौका जिसमें हरा हरियाली और प्रमोट होता हो। तो ऐसा वेसल बनाएंगे जिसमें कि जो भी फ्यूल यूज़ होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। इसमें हम लोग लो एमिशन फ्यूल को यूज़ करेंगे, जैसे कि सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, मिथेनॉल, ये सब यूज़ करेंगे नौका के लिए, जिससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा। तीसरा है रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप, ये भी लॉन्च किया गया और इसमें 4 पिलर्स पे ध्यान दिए गए: इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग रिवर क्रूज टूरिज्म। इसके अंतर्गत 30 पॉसिबल रूट्स को आइडेंटिफाई किए गए और बोले कि इसको डेवलप करेंगे। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना इस्टेब्लिशमेंट का 150वां साल सेलिब्रेट किया और इसी मौके पे कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। तो पढ़ते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च किए गए हैं। पहला इनिशिएटिव है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। देखिए, साइंस बेस्ड जितना भी क्लाइमेट सर्विसेज है इसको हम लोग को इन्हांस करना है ताकि अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ और अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ जो भी रिस्क आने वाले हैं और उसको हम लोग पहले से ही रोक पाएँ। तो ये जो नेशनल फ्रेमवर्क है ये बेस्ड है ऑन ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, जो कि लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा इनिशिएटिव है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जॉइंटली डेवलप्ड है किसके द्वारा? आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ग्रीन अलर्ट मौसम सेवा। इसमें क्या होगा, हर विलेज के पंचायत हेड और पंचायत सेक्रेटरी को वेदर फोरकास्ट मिलेगा और वो भी हिंदी, इंग्लिश और 12 अदर लैंग्वेजेस में। इससे क्या होगा, फार्मर्स लोग को अलर्ट मालूम चलेगा, वार्निंग क्या क्या आने वाला है वेदर में वो मालूम चलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। तीसरा इनिशिएटिव है मौसम मोबाइल ऐप। ये एक जीआईएस बेस्ड इंटरेक्शन मोबाइल ऐप है। इसका क्या मतलब है, आप अपने लोकेशन के हिसाब से वेदर को चेक कर सकेंगे, वेदर अलर्ट पा सकेंगे, वार्निंग भी देख सकेंगे। अगला 10 दिन का वेदर आपका करंट लोकेशन के हिसाब से बता दिया जाएगा। जो फोरकास्ट देगा वो आवरली बेसिस पर देगा, 3 आवरली बेसिस पर देगा और 6 आवरली बेसिस पर देगा। ये 12 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और अगला इनिशिएटिव है वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम, वेव्स। ये क्या है, ये एक तो इंडिजिनली डेवलप्ड है वेब जीआईएस बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका एक मॉडल बनाएगा और उस मॉडल के हिसाब से क्या वार्निंग आ रहा है, उस वार्निंग को कैसे टैकल करना है, उसका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये है वेव्स। ये इंस्पायर्ड है पंच महाभूत से, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये एक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो भी ऑब्जर्वेशन है या फिर प्रोडक्शन मॉडल है और उसमें हम लोग क्या डिसीजन लेंगे ये सब ये बताता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वन व्हीकल वन फास्टैग। पहले एक ही फास्टैग में बहुत सारे गाड़ी कनेक्टेड रहते थे तो केवाईसी का प्रॉब्लम होता था। तो अब एनएचएआई ने ये इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है कि एक व्हीकल पे एक ही फास्टैग यूज़ होगा। इससे केवाईसी को बढ़ावा मिलेगा। ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा? 31 जनवरी 2024 से। इंडिया का कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल, ये एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो कि कटमार्का प्रोविंस में है उसके साथ। और क्या करेगा, इसमें एक्सप्लोरेशन करेगा और डेवलपमेंट करेगा लिथियम ब्लॉक्स का। तो इंडिया का जो कंपनी है काबिल, ये पहले तो अर्जेंटीना जाएगा, अर्जेंटीना का कटामार्का प्रोविंस में जाएगा और वहाँ पर ये अपना ऑफिस भी, ब्रांच ऑफिस वहाँ खोलेगा और उसके बाद एक्सप्लोर करेगा लिथियम ब्लॉक्स को। तो 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को ये एक्सप्लोर करेगा और डेवलप करेगा, जिसका कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है 200 करोड़। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपसे पूछ सकता है 200 करोड़। स्टार्टअप शाला, देखिए जैसे पाठशाला होता है वैसे ही स्टार्टअप शाला है। पाठशाला में क्या होता है, मेंटरशिप दिया जाता है, उसको नया नया चीज़ सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। उसी तरह से स्टार्टअप शाला एक प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चल रहा था 10 से 18 जनवरी 2024। तो उसी के साइडलाइंस पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये 3 महीने लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा कि जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है उन लोगों को नॉलेज, नेटवर्क, फंड, गाइडेंस ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उन लोगों का जर्नी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। ये जो प्रोग्राम है ये अलग अलग कोहॉर्ट में होगा और अलग अलग कोहॉर्ट अलग अलग सेक्टर को टारगेट करेगा। पहला जो टारगेट कर रहा है वो है क्लीन टेक सेक्टर। 6th एडिशन हुआ है यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2023-24 का। ये सपोर्ट करेगा 50 यूथ लेड सोशल स्टार्टअप। जो भी सोशल स्टार्टअप है जो कि यूथ लेड कर रहा है उस तरह के स्टार्टअप को ये सपोर्ट करेगा उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो पहले इस इनिशिएटिव के बारे में एक समझ लेते हैं। ये 2019 में लॉन्च किया गया था बाय यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था,
इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम लोग यूथ को आगे बढ़ा दें तो यूथ अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जल्दी इम्प्लीमेंट करेगा और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर जो यूथ है वो कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए यूथ को आगे बढ़ाना वो भी एचडीजी के मामले में बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। इसीलिए 2019 में यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन ने मिल करके एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ को ये बताया, ये सिखाया कि यूथ को आगे बढ़ाओ एचडीजी को फॉलो करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर इंडिया में इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। ये जो 6th एडिशन हुआ है यूथ कोलैब का, जिसमें कि डिसाइड हुआ है कि 50 ऐसे यूथ लेड सोशल स्टार्टअप्स जो कि सोसाइटी के लिए काम करते हैं और एचडीजी के लिए मदद करते हैं, उस तरह के स्टार्टअप को मदद किया जाएगा। तो इसके लिए अप्लाई करेगा कौन कौन? जो इंटरेस्टेड स्टार्टअप है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसका 3 थीम है, उस थीम के अंदर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला थीम है एग्रीकल्चर फिनटेक एंड इंश्योरटेक फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दूसरा है इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इंडिजिनस ग्रुप ट्राइबल कम्युनिटीज़ और तीसरा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। अनुभव अवार्ड स्कीम 2024 ये लॉन्च कर दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। एक्चुअली में ये जो अवार्ड है 2015 से चालू है और इसको क्यों बनाया गया था? इसमें जो भी रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या फिर रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर रहे हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल है उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो जो आगे काम कर रहे हैं उन पर, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंट हो जाए थ्रू नैरेटिव्स। इसमें भाग लेने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है वो अपने रिटायरमेंट से 8 महीने पहले से लेकर के रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक अपना राइटअप्स सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ये सब राइटअप्स को कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट एक बार असेसमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये पब्लिश कर दिया जाएगा। और जब ये पब्लिश कर दिया जाएगा उसके बाद इनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे अनुभव अवार्ड्स के लिए और जूरी सर्टिफिकेट्स के लिए।